नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। रांची से आपके सामने बड़ी खबर रखे। हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बालूमाथ में डिग्री कॉलेज को मंजूरी मिली। इसके अलावा झारखंड सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों कार्यालयों में छुट्टी की मंजूरी भी पास करा ली गई है। पथ निर्माण विभाग साहिबगंज में दिग्गी पथ की चौड़ीकरण का काम भी इसमें शामिल था। इस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर 33 प्रस्ताव जिस पर मुहर लग चुकी है। बालूमाथ में डिग्री कॉलेज को मंजूरी दी जा चुकी है। कोयल नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति सरकार की तरफ से मिल चुकी है। गिद्ध प्रजनन केंद्र संरक्षण को लेकर समझौता भी पास हो चुका है। इसके अलावा देखिए, झारखंड कोषागार में संशोधन की स्वीकृति मंजूर हो चुकी है। प्रस्ताव संख्या 23 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो संशोधन है, इसमें मुख्य रूप से संशोधन इस बात का है कि पूर्व में अलग अलग किश्तों में प्रतिशतवार भुगतान किया जाता था। अब ये एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। 48 घंटे के अंदर, अधिकतम एक सप्ताह के अंदर पूर्ण भुगतान किया जाएगा और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन 48 घंटे के अंदर करना है। विशेष परिस्थिति में कहीं पर अगर टेक्निकल फेलियर होता है इस तरह का। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ये बड़ी खबर। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ, लेकिन अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो कि एक लंबा चौड़ा आप कह सकते हैं वित्त विभाग की तरफ से ये लंबा चौड़ा अनुपूरक बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में 7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट रखा। इस अनुपूरक बजट पर कल 9 दिसंबर को विधानसभा में 3 घंटे चर्चा होगी। स्पीकर ने अनुपूरक बजट पेश होने से पहले सदन में इसकी घोषणा की। आज सदन चलने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लगातार ये हंगामा जारी रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष की ओर से छात्रवृत्ति योजना को लेकर किसानों के लिए धान की एमएसपी 3200 करने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। विपक्ष की ओर से लगातार ये नारेबाजी की गई। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आकर प्रदर्शन करते हुए देखे गए और इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे एक बार फिर से शून्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, विपक्षी विधायकों ने वेल में उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष की नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो अनुपूरक बजट को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि सभी विभागों में कटौती हो रही है, सरकार का खजाना खाली है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर आप याद करेंगे कि मूल जब बजट था तो इन्होंने जो बजट पास किया था 1 लाख कितना हजार करोड़ का, और 1 साल में एक कदम भी सरकार नहीं चली। आप कोई भी ठेकेदार का इंटरव्यू ले लीजिए, कोई भी विभाग की स्थिति ले लीजिए, सभी काम बंद है। तो ये 5000 करोड़ ला करके ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। और वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि झारखंड सरकार किसानों छात्रों को ठग रही है। पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई। बच्चे होटल में प्लेट धो रहे हैं। कईयों की तो पढ़ाई छूट चुकी है। सरकार बार बार कहती है कि आदिवासियों की सरकार है, लेकिन लोगों को ठगने का काम हो रहा है।
चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई एक बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, छात्रों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सर। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। अब सरकार है तो सरकार अब देखिएगा, राज्य के हित का ख्याल रखिएगा। राज्य के हित को ख्याल नहीं रख रहे हैं। अभी तक धान के क्रय केंद्र नहीं खुला है। धान के औने पौने रोड पे किसान बेच रहा है। आप किसान की बात करते हो तो किसान तो रोड पर है, 10 रुपए 12 रुपए किलो भी बिक रहा है। नहीं हो रही, कहीं एक केंद्र खुला था क्रय केंद्र। आप छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। 2 साल से छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं मिला है। अब कोई विभाग में काम नहीं शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एकदम लूट मचा हुआ है और यहाँ पर कोयला बालू पत्थर के औने पौने रेट में अपना कारोबार चल रहा है। ये जनहित विरोधी की पार्टी है। आज किसानों की जो स्थिति है, एक तो ये फसल में ये बीमारियां लगी, दूसरी बात ये फसल का रेट भी 1600 रुपया है, जबकि सरकार तय कर चुकी थी कि हम 132 रुपया तय करेंगे। लेकिन ये जन विरोधी सरकार कुछ नहीं कर पाए और किसान त्राहिमाम है। और इस जनहित के राज्य के हित में सोचना चाहिए किसानों के लिए, लेकिन ये विरोधी सरकार है, किसानों का विरोधी सरकार है यही, और किसानों को जान मारने वाली सरकार है। चलने नहीं, हम लोग तो यही निर्णय ले, सदन चलने नहीं देंगे। और वहीं बीजेपी के हंगामे पर सत्ता पक्ष के मंत्री ने पलटवार किया। मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। बीजेपी को ये भी बताना चाहिए कि हमारा बकाया पैसा कब तक मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कब आवास बनेंगे, सरकार धान खरीदेगी, इसके लिए हम लोगों ने नीति तैयार की, केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज्यादा बड़ा पैसा हो चुका है, वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। आज पूरक बजट पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों को अपने कामों को गति देने के लिए तात्कालिक जरूरतों के आधार पर सप्लीमेंट बजट पेश करने की परंपरा रही है और हम लोग भी इसी कड़ी में आज एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे और इस अनुपूरक बजट के माध्यम से मांगी हुई राशि के हिसाब से झारखंड राज्य में विकास की गति को और तेज करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि शीतकालीन सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रश्नकाल 4 दिनों तक चलेगा। विपक्ष कई जनहित के मुद्दों को भी उठाने जा रहा है। देखिए, सत्र हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने का भी गवाह बनेगा। बीजेपी विधानसभा में चार्जशीट पेश कर सकती है। चार्जशीट में विकास कार्यों में सुस्ती, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक निष्क्रियता जैसे मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। राज्य में चल रही सियासी हलचल पर भी चर्चा संभव है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा। सरना धर्म कोड के मुद्दे पर सवाल जवाब हो सकता है। केंद्रीय कोल कंपनियों पर बकाये के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं के लिए फंड न देने का मामला भी जोर शोर से सदन में उठाया जाएगा। तो अब आपको भी ये बता देते हैं और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि शीतकालीन सत्र के दौरान किन मुद्दों पर तीखी बहस हो सकती है। और छात्रों की छात्रवृत्ति ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज नारेबाजी की गई बीजेपी की तरफ से। इन मुद्दों पर तीखी बहस की संभावना है। धान खरीद का मुद्दा यानी कि किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा,
सबसे बड़ा मुद्दा समझा रहा है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, उसको लेकर जोर शोर से हंगामा। बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, खनन का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर भी बीजेपी टारगेट कर रही है। भर्ती और नियुक्तियों का जो मामला है उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने, सशक्त होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस मौके पर आदिवासी प्रतिनिधियों ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि देश भर में चल रहे आदिवासी संघर्षों का वो नेतृत्व करें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड की धरती वीरता, संघर्ष और स्वाभिमान की जीवंत पहचान है। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन सहित अनेक आदिवासी वीर वीरंगनाओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासियों की रही है। कि हम प्रकृति के एक हिस्से के रूप में हैं। आज प्रकृति के कितना बड़ा हिस्सा है जो जहां सभी को जाके घुटना टेकना है, वो माने या ना माने। और इस मिट्टी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने सदियों से लड़ी है और हर कुछ यहीं से होना है, उगेगा भी यहीं से, खत्म भी यहीं होगा। हम लोग इस राज्य में खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, कभी कभी ये लगता है कि हमारे लिए एक वरदान है कि अभिशाप है। क्योंकि नीति बनाने वाले, नीति निर्धारक लोग इस तरीके से नीति का निर्धारण करते हैं जहां शायद आदिवासी समाज के विषय में कोई जहन में उनकी सोच होती ही नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे बिंदुओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां एक पूरे देश के आदिवासी समाज के हितों को लेकर वो बातें आनी चाहिए। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। ये बड़ी खबर रांची से, जहां एसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कांके रोड स्थित श्रवण जालान के आवास पर कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में कई अधिकारी और अलग अलग टीमों को शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई विनय चौबे से और उनसे जुड़े हुए लोगों पर हो रही है। टीमों ने घर के अंदर मौजूद दस्तावेजों को खंगाला, लेन देन संबंधित कागजात को खंगाला गया, अन्य सामग्री की भी बारीकी से जांच हुई। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसीबी की टीम पहुंची, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रांची एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी दिखी। श्रवण जालान के घर पर एसीबी की टीम पहुंची, दस्तावेजों को खंगाला गया और देखिए इस छापेमारी में एसीबी के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। आईएएस विनय चौबे के करीबियों के खिलाफ एसीबी की दबिश बढ़ चली है और इसी कड़ी में इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो फर्नीचर हाउस है रानी सती प्लाई एंड डेकोर, वहां पर इस वक्त एसीबी की टीम पहुंची हुई है और तमाम जो यहां पर जांच है वो फिलहाल इस वक्त यहां पर की जा रही है। बता दें कि एसीबी के डीएसपी स्तर के अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा फिलहाल तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि कल ही विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ की गई थी और वहां से मिले जांच के आधार पर एसीबी की टीम आज 2 ठिकानों पर जो है वो एक साथ दबिश दे रही है। एक कांके रोड इलाके में एसीबी के द्वारा दबिश दी जा रही है श्रवण जालान के पास, तो वहीं दूसरी तरफ एक दबिश है जो वो इस फर्नीचर हाउस में दी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में एसीबी को क्या कुछ तथ्य हासिल लगते हैं और इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। आईएएस विनय चौबे के करीबियों के ठिकानों पर एसीबी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कांके इलाके स्थित एक आलीशान घर जो कि श्रवण जालान का है और इन्हीं का जो शोरूम है रानी सती एंड जो प्लाई एंड डेकोर, उस पर भी एसीबी की दबिश है। तो दूसरी तरफ उनके आवास पर भी एसीबी की दबिश इस वक्त देखने को मिल रही है। एक बड़ी टीम यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। देख सकते हैं जो ये घर है काफी आलीशान घर है
बाहर से भी पूरी तरह टाइल्स और मार्बल से ये सुसज्जित है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विनय चौबे के करीबियों में इनका भी नाम शुमार होता है, जिसे लेकर एसीबी को कई अहम जानकारियां मिली हैं और ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ विनय चौबे के जो काली कमाई का कुछ पार्ट है क्या वो इनके पास भी इन्वेस्ट हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल इस वक्त जो जांच है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि एसीबी को यहाँ से क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से ये पूरा केस जो है वो आगे बढ़ता है। वहीं बता दें कि जो निलंबित आईएएस विनय चौबे हैं उनसे जुड़ी हुई कई संपत्तियों की जानकारी एसीबी को मिली है और उन तमाम संपत्तियों और विदेशी दौरों को लेकर एसीबी की टीम जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एसीबी जल्द इस मामले में और नए खुलासे कर सकती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। पलामू से ये बड़ी खबर, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। महिला के साथ दुष्कर्म मामले में यह अरेस्ट किया गया। संजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छतरपुर से आरोपी संजय की गिरफ्तारी हो चुकी है। इलाज के बहाने इसने महिला के साथ किया दुष्कर्म, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई। झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला को इलाज के लिए अपने पास बुलाया था और इलाज के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद देखिए ये गिरफ्तारी की गई। छतरपुर से आरोपी संजय की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के जगसीमर निवासी उपेंद्र यादव की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र रविवार की देर शाम चतरो बाजार से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या फतेहपुर के पास की गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग आक्रोशित हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। घंटों सड़क को जाम किया गया, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि उपेंद्र यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हुई और ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर गुमला से, जहां फसिया पंचायत में एक अपराधी का शव कुएं से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि रामनगर निवासी अपराधी शिव शंकर सिंह उर्फ बिटला की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। बिटला मंगलवार से लापता था। फसिया पंचायत भवन के पीछे स्थित कुएं से उसका शव बरामद किया गया। बिटला की गला रेतकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। गुमला पुलिस ने ग्रामीणों को इस बात की जानकारी भी दी है। सूचना जब मिली तो वहां पर पुलिस की टीमें पहुंची। शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा गया। दरअसल बिटला 1 महीने पहले जेल से निकला था। वो कोर्ट के एक वकील के मुंशी की हत्या के मामले में जेल गया था। 3 साल की सजा काटकर बाहर निकला था और ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है। मिला शमा बोला कि 9 बजे घर से निकला है। अब 9 बजे निकला, जो मेरा याद नहीं, बाकी मंगलवार को निकला था। हाँ, मंगलवार को निकला। कहाँ से का किया, काल दिया होटल से का लिया आए थी, निकाल दिया, देखना अपना वाटर लिया, बोतल दिया थी, पानी के रोटी बनवाए, चल दिया। और वही बीच में निकला 10 डे के बाद इसको। और अगली खबर रांची से, जहां दलादली इलाके में चोरों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मां दुर्गा की मंदिर से चोरी की गई। दिन दहाड़े ये चोरी हुई। चोरी की ये घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद है, जिसमें चोर मां दुर्गा की प्रतिमा के आभूषणों की चोरी करते हुए नजर आए। चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले पूरे श्रद्धा भाव में दिखे। मां दुर्गा को प्रणाम किया। आशीर्वाद लेने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद आरोपी ने सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की ताकि उसकी तस्वीरें उसमें कैद ना हो सके, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। उसकी सारी हरकतें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हैं और इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने थाने को जानकारी दी। शिकायत दर्ज कराई गई है और उसी के आधार पर आरोपियों की तलाशी के लिए लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।
और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। रांची से ये बड़ी खबर, गोवा अग्निकांड के मृतकों का शव रांची पहुंच चुका है। गोवा से रांची एयरपोर्ट पहुंचा 3 मृतकों का शव। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन के कार्गो से रांची पहुंचा 3 मृतकों का शव। रांची एयरपोर्ट पर मृतक के परिजनों की मौजूदगी रही। एम्बुलेंस में मृतक के गांव ले जाया गया पार्थिव शरीर को। और रांची के लापुंग के रहने वाले थे प्रदीप और विनोद महतो। खूंटी के कर्रा के रहने वाले मोहित मुंडा का शव भी रांची एयरपोर्ट पहुंचा। रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। गोवा में वही सब्जी उब्जी का कटिंग उटिंग करते थे। मेस जो है कितने साल से थे वहाँ पर? 4-5 महीना हुआ था, गया हुआ था वो। पहले वहीं रहते थे, फिर घर जाके वहीं गए थे। पिछली बार कब आए थे घर दोनों भाई? हो गया 4-5 महीना, वही तो गया हुआ था। 1 महीना घर में था वो लोग। वो सेफ का काम करते थे, वही खाना वाना बनाने वाला काम। आपके घर में कौन कौन है? मेरा घर में मेरा माँ है, मेरा बाप है और हम लोग 2 भाई हैं। एक बहन थी तो उसका शादी हो गई। तो मोहित हर महीने पैसे भेजते थे गोवा से? हाँ, भेजते थे कभी कभी, जब भी जरूरत पड़ता था तो मांगते थे तो भेज देता था। ऐसे समय में उसका परिवार का क्या गुजरता है ये आप खुद समझ सकते हैं। अब रही बात कि ये बहुत ये दुखद घटना है। राज्य सरकार के द्वारा तत्काल कुछ राहत राशि तो दिया जा रहा है, लेकिन ये इस राशि के अलावे भी भविष्य में माने हम कैसे पलायन को हम रोके, यहाँ से लोग बाहर मजदूर करने के लिए कम से कम ना जाए, इस दिशा में हमें विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।